मैं पारस चौधरी एग्ज़ाम भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सॉल्यूशंस, जो हाल ही में हमारा एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। ठीक है, तो भी हम आज देखेंगे 27 नवंबर पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं अभी किस किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो आइए पहले सवाल पर चलते हैं। पहले सवाल में मुझे दिया था कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर और शेष अन्य का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाले खर्च कितना है। तो भी आपको इसके ये 4 ऑप्शन दिए थे, देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, मैंने मान ली उसकी आय, भाई उसकी आय को आप मान लेंगे 100 रुपये। भाई आय बराबर है 100 रुपये। इंग्लिश वालों के लिए भी इनकम आपकी हो जाएगी 100। तो भी इसमें क्या दे रखा है मुझे, 22% घर के किराए पर। तो भी किराए पर हम लिख देंगे कितना, तो भी 100 का 22% कितना होगा, 22। और 40% करता है वो घरेलू खर्च और राशन पर। तो भी 40% कितना होगा, 40। तो अब तक उसका खर्च हो गया आपका 62। अब शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर। तो भी शेष आय कितनी बची, 38। तो भाई 38 का 50% मतलब 38 का आधा, 19 उसने खर्च कर दिया भाई अन्य मदों, शिक्षा और अन्य मदों पर। तो उसका खर्चा हो गया अभी अब तक 81। अब उसकी बचत कितनी है, 19 रुपये। और भी हमें दे कितनी रखी है बचत, 3800। तो ये 19 ही तो 3800 है। तो भी एक कितना आया, 200 रुपये। एक के बराबर आया 200 रुपये। तो मुझे बताना है शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना होगा। तो भी शिक्षा और अन्य मदों पर मैं कर रहा हूँ 19। तो भी 19 बराबर कितना होगा, जब एक बराबर 200 है तो 19 बराबर होगा आपका 19 दूनी 3800 रुपये। तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा 3800 रुपये। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 का भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया तो बी को कितनी राशि भुगतान की गई। तो भी इसमें हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी को ही तो पुरस्कार मिलेगा। तो भी देखें ए प्लस बी को कितना मिल रहा है भाई, ए प्लस बी को मिल रहे हैं 4400 रुपये। और मुझे एक चीज़ दे रखी है भी, इन्हें परसेंटेज में कितना कितना भुगतान है। तो भी यदि ए को बी के बी से 120% का भुगतान करा गया तो भी मैं मान लूँ अगर बी को 100 रुपये दे रहे हैं तो भी ए को कितने रुपए मिलेंगे, 120। तो इसे रेशो को जो है हम सिंपल कर लेंगे कैसे, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। इसका मतलब यदि ए को 6 मिल रहे हैं, बी को 5 मिल रहे हैं तो इन्हें मिलकर कितने रुपए मिल रहे हैं, 11। और भी सवाल में दे रखे हैं 4400 रुपये का पुरस्कार था। तो भी एक बराबर कितना आया, 400 रुपये। भाई एक बराबर अगर 400 है तो मुझसे किसका पूछा था, बी का। तो भी बी है मेरे हिसाब से 5। तो भी 5 गुणा 400। तो भी इसका आपका आंसर हो जाएगा 2000 रुपये। तो भी बी को कितने मिलेंगे, 2000 रुपये। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजाओं वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए जिसमें गायें घास चर सकती है। तो भी सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल में हम एक स्क्वायर बना लेंगे। भी एक वर्ग बना लिया हमने। इस वर्ग के क्या है, 4 कोने हैं। आप गाय किसी भी कोने से बांध दो। तो भी मैंने क्या करा, मैंने गाय इस कोने से बांध दी। तो भी वर्गाकार इसकी जो है कितनी है लंबाई, 25 मीटर। और भी जरा दूसरी रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है मुझे, 14 मीटर। तो भी 14 मीटर कहीं यहाँ तक हो जाएगा। और भी इधर 14 मीटर यहाँ तक आ जाएगा भैया आपका। अब गाय कैसे चरेगी, गाय ऐसा चरना शुरू करेगी, चरती जाएगी, यहीं तक तो चढ़ सकती है क्योंकि उसे कहाँ तक चढ़ सकती है, कुल 14 मीटर तक, क्योंकि उसकी रस्सी की लंबाई ही 14 मीटर है। तो भी देखेंगे इससे क्या बन गया, एक जो स्क्वायर होता है इसका हर एक एंगल होता है आपका 90 डिग्री। तो भी कितना चलेगी, एक गोला बन रहा है, कैसा गोला
जिसमें थीटा आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो भी सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो भी मेरे पास पाई आर क्या हो जाएगी भी, जितनी लंबी उसकी रस्सी है, तो भी कितनी लंबी रस्सी है 14 मीटर की, तो आपकी आर हो जाएगी 14। तो 14 गुणा 14 और भी आपका थीटा कितना हो जाएगा 90 और भी कितना नीचे 360। तो कितना आया पाई की वैल्यू हम डालेंगे 22/7, 14 गुणा 14 गुणा 1/4। तो भी कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 से 2 बार 2 सत्ते 14। तो भी इसका आंसर आ जाएगा आपका 154 मीटर स्क्वायर। तो देखें कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें, ये रहा। तो भी कितना चढ़ सकती है वो 154 मीटर स्क्वायर। देखिए अगला सवाल, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज रुपये 3690 बढ़ जाता है। भाई कितना बढ़ जाता है 3690 रुपये। तो मूल धनराशि कितनी होगी, तो भी मैं अपनी तरफ से मूल धनराशि मान लूँगा 100 रुपये। तो भी पहले क्या था, साधारण ब्याज मिल रहा था 9%, अब मिला 13.5। तो भी 9% अगर इस पर मिलता तो कितना मिलता ब्याज, तो भी ब्याज मिलता 9। अब 9 बढ़ के कितना हो गया भाई 13.5। तो भी आपके हिसाब से कितना अंतर आया, पहले आप 9 दे रहे थे, अब दे रहे हो 13.5। तो भी आप कितने अधिक दे रहे हो 4.5 रुपये। और भी सवाल में क्या बताया कि वार्षिक ब्याज कितना बढ़ गया 3690। तो जो आप फालतू दे रहे हो वो कितने हैं, सवाल के हिसाब से 3690। तो भी एक बराबर कितना आएगा 3690 बटे 4.5 को हम लिख देंगे 9/2। तो भी हम 9 से इसे काटेंगे, कितना आएगा 9 चौक 36, 9 एकम 9। तो भी हमारा एक बराबर आएगा आपका 820। अब मुझसे पूछा गया था मूल धनराशि, भाई मैंने मूल धनराशि मानी है 100 और एक की वैल्यू अगर 8200 है, एक की वैल्यू अगर 820 है, तो कितना आंसर आएगा 820 मतलब 82,000। तो आपका 82,000 सही ऑप्शन होगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेंगे। 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपये है। 5 मित्रों में से सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतनों का नया औसत 64,250 है तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। तो भी हम पहले देखेंगे भी औसत में कितना अंतर आया। भाई औसत में आपका अंतर आया 22, भाई कितना 2,250 का। भाई औसत में इतना अंतर आया, तो भी औसत में इतना अंतर आया। अंतर आएगा किसकी वजह से, भाई सिर्फ एक की पदोन्नति हुई है, तो इसका मतलब जो 5 का जो औसत बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, जितनी सुरेंद्र की मासिक आय बढ़ी। तो भी कितना बढ़ा 5 का, 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो भी 11,250 रुपये जो सुरेंद्र के बढ़े थे उसकी वजह से ही ये आपका जो है औसत बढ़ गया था। तो भी इसका आंसर हो जाएगा 11,250 रुपये। तो ईजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है, उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो भी देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम। भाई पहले देखेंगे ए कितने दिन में कर रहा है काम 40 दिन में, और भाई बी कितने दिन में कर सकता है आपका 50 दिन में। तो भी इसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे, क्यों ना कुल काम ऐसा मान लिया जाए जो दोनों से कटे। तो भी ऐसी क्या चीज़ होती है एलसीएम, तो क्या आया 200। तो भी इसका मतलब क्या है, एक ही क्षमता कितनी आएगी, 40 दिनों में कर सकता है 200 काम, तो प्रतिदिन 5 काम। और भाई इसकी कितनी आएगी 5 चौक 20, तो भी इसकी क्षमता आएगी आपकी 4। अब उसने सवाल में कहा कि यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करें और उसके बाद में बी काम छोड़ेगा, तो भी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई, ए प्लस बी, यही तो काम करेंगे भाई। इनकी क्षमता कितनी है 5 + 4 9, और भाई कितने दिनों तक करा 5 दिन तक।
तो भी कितना काम कर दिया इन्होंने 45। अब भी कुल काम था कितना 200, तो इसका मतलब 200 में से 45 तो हो चुका है। अब जो काम बचा उसे कौन करेगा, सिर्फ ए करेगा। तो भी 200 में से 45 काम अगर हो गया तो बचा हुआ 155 काम ए करेगा, और ए की क्षमता क्या है भाई 5 है। तो इसका मतलब वो 31 दिनों में काम पूरा कर देगा। ठीक है भाई, 31 दिनों में काम पूरा कर देगा। चलिए अगला सवाल। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, मतलब वही रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। तो भी आप लागत मूल्य को कह सकते हैं, ये है आपका सीपी। भाई लागत मूल्य क्या है आपका सीपी, और विक्रय मूल्य होता है एसपी। तो भी देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। तो भी मैंने मान ली लागत है 100, और भाई लाभ जो प्रॉफिट है वो कितना है 120। भाई प्रॉफिट कितना है 120। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी तो भी लागत सीपी कितना हो गया, अब 25 बढ़ाया 100 पे, तो सीपी हो गया भाई आपका 125। और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो भी पहले कितने में बिक्री थी, 100 की चीज थी, 120 का लाभ था, तो कितने की बिकी 220 की। इसका मतलब क्या है, इसे नियत रखा जाए, इतना ही रखा रहने दो इसे। तो भी आपका एक बात बताओ, अब कितना लाभ है आपको, अब लाभ जो है थोड़ा घट गया आपका, कितना घट गया 25 कम हो जाएगा। तो भी अब कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा लाभ। अब 95 हो जाएगा, मुझे चाहिए क्या होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। तो भी आप एक बार बताओ, विक्रय मूल्य क्या है आपका 220। तो भी 220 का 95, यही तो हमें बताना है कितने प्रतिशत होगा। तो 95 बटे 220, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, तो आपका क्या आया 22 से आप 950 को काटेंगे, तो 22 चौक 88, 70 बचा, 22 दिया 66। तो उसने हमसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा, उसने पूछा था कि निकटतम पूर्णांक तक सही बताएं। तो भी मेरा कितना आ गया 43%। तो भी आपका 43% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपको दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है। तो भी देखेंगे, मैंने माना दो संख्याएं x और y हैं। भाई दो संख्याएं x और y हैं, तो मुझे क्या दे रखा है, इनका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। तो भी इनका प्रोडक्ट कितना है 9216। अब बताना है जब बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया, तो मैंने मान लिया कि y बड़ी संख्या है, जब मैंने इसे x से विभाजित किया तो भागफल मतलब आएगी आपका कोशेंट। तो कोशेंट कितना आया 16, रिमाइंडर कोई है नहीं, इसका मतलब क्या है y बटे x बराबर है 16। तो भी इससे आपका क्या है y बराबर है 16x। तो भी अब आप इसमें रख दो पहली इक्वेशन में, तो इससे आपको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। तो भी मैंने x तो रख दी, x को तो ऐसे ही रहने दिया, y की जगह रखा मैंने 16x, बराबर में दे रखा है 9216। तो आपका क्या है 16x² बराबर आया 9216। तो मैंने इसे 16 से काटा, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 7 और 6, ये कट गया आपका 576 बार। तो x² आपका 576 आया। इसका मतलब भाई x कितना होगा, 24 से कितने होते हैं 576, इसका मतलब x है 24। अब मुझसे पूछा गया है इन संख्याओं के बीच का अंतर, भी एक संख्या तो 16x है, दूसरी संख्या x है, इनका अंतर कितना आया 15x। भाई आपको पता है x की वैल्यू कितनी है 24, तो भाई 15 गुणा 24, 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो भी इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 360। चलिए अगला सवाल। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद उसे 22 30.40 में बेचा जाता है।
उस वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या है। तो भी ये तो काफ़ी आसान सवाल है। भाई आप मान लो कि x उसका अंकित मूल्य है, भाई x उसका अंकित मूल्य है। थोड़ा भी सवाल आसान है लेकिन डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो भी मैंने क्या माना x है, तो भी x पर उसने पहली छूट क्या दी 15%। तो भी 15% कितना होता है 3/20। भाई 15% होता है आपका 3/20 अगर मैं इसे फ्रैक्शन में करूँ तो भी छूट दे दी। इसका मतलब 20 पे 3 की छूट दी तो कितने की बची अब 17/20 की। ये जो रेट बचा इस पर फिर से छूट दी, कितनी छूट दी 20%। तो भी 20% का मतलब ही होता है 1/5। इसका मतलब 5 पे 1 छूट दी। तो अब मूल्य कितना बचा 4/5 क्योंकि भी 1 तो छूट दे दी। अब इस पे भी 1 छूट और दी, कितनी दी 18% की। इसका मतलब 100 में से 18 छूट दे दी, 82/100 की बची। और भाई असल में अब वस्तु बची कितने की भाई 2230.40। तो भी आप इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 2 0 लगाओ, ये काट दिया मैंने। अब क्या करेंगे इस 10 से ये 0 काट दिया। अब देखेंगे भी काटना शुरू करेंगे। पहले इसे हम 4 से काट देंगे, 4 से 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो भी कितना है 4 7 28, 4 6 24, 55 76। अब इसे हम काट के देखते हैं 17 से। तो भी कितना आएगा 17 तिया 51, 47, 17 दूनी 34, बचा कितना 136। तो 17 8 136, तो भी 328। अब देखेंगे 82 चौका मुझे साफ दिख रहा है कितना है 82 चौका 328। तो भाई अब देखेंगे x कितना होगा, ये जो है ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो कितना 4 पंजे 20 दूनी 40। तो भी कितना आया 4000। भाई कितना आया 20 पंजे 100 दाई 1000 और 4000। तो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4000। तो क्रमिक छूटें जब भी आएंगे हम ऐसा करेंगे, पहले छूट देंगे, उसके बाद दूसरी छूट और फिर तीसरी, उसके सामने रख देंगे जितना वो बचा। ठीक है, चलिए अभी अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए भी ये क्वेश्चन में भी थोड़ा डाटा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की 3 गुना ब्याज दर पर 4 सही 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। तो भी इसमें डाटा तो आपका कॉम्प्लिकेटेड है। 2 तरीके हैं ऐसा करने के। एक तरीका तो आपका कन्वेंशनल वे है जैसे हम करते हैं, दूसरा तरीका है आपका भी मुझे साधारण ब्याज चाहिए SI। तो मेरे पास SI का फॉर्मूला है। भाई SI का फॉर्मूला क्या है, P मतलब मूलधन गुणा रेट दर गुणा टाइम समय बटे 100। तो मैं समझ रहा हूँ इसमें कि भी ये समय है इसकी तो कहीं ना कहीं गुणा होनी है। तो जो आपका ऑप्शन आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं इस समय की गुणा होगी। तो भी देखिए समय है कितना 5 चौक 20 और 2 22/5 है। 22 देखते ही मुझे लगा कि भी इसमें 11 है। तो देखेंगे जो भी ऑप्शन आपका 11 से कटेगा आपका आंसर वही होगा। तो भी देखेंगे पहले इसे 11 से काट के, तो भी 11 से काटते हैं। पहला ऑप्शन 11 दूनी 22 30, 11 दूनी 22, 11 8 88। तो भी ये कट गया। आंसर तो आपका ये होगा। देखते क्या अगले कट रहे हैं। 11 दूनी 22 20 नहीं कटा। भाई 27 तो कटता ही नहीं 11 से, 265 भी नहीं कटता 11 से। तो भी आपका डायरेक्ट आंसर अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा हो जाएगा। बाकी जो आपके पास तरीका है वो है कि भी कितना है चक्रवृद्धि ब्याज देने पर 10% वार्षिक ब्याज पर एक वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। और अर्धवार्षिक है वो, तो भी क्या आएगा ये 5% आएगा। तो मैं अपने मन से कोई भी धनराशि मान सकता हूँ। तो भी मैंने मान ली, मैं इसे राशि को ना मान के मैं अपने मन से कोई भी एक धनराशि मान रहा हूँ। तो मैंने मान ली 100 रुपये वह धनराशि थी। ये इससे भी अच्छा तरीका आपके पास एक और है। क्या है भाई, जैसे रेट 10% है तो भी 10% की भिन्न होती है आपकी 1/10, 1/10। और भी वो लगना कितना है, अच्छा हाँ भाई अर्धवार्षिक है तो लगना है 5% के हिसाब से। तो 5% की भिन्न होती है 1/20। और भाई ये 2 बार जो है इसकी गुणा होगी 1/20 की। तो मैं क्या मानूँ, क्योंकि भी अर्धवार्षिक है तो 2 बार लगेगा। तो भी मैं कुछ ऐसा मान लूँ प्रिंसिपल जो इससे कट सके। तो भी किस इससे क्या कटेगा आपका 400 कट जाएगा, 20 20 या 400। तो मैंने P मान लिया आपका 400। अब इस पे देखेंगे हम पहले वर्ष में। तो भी पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में देखें चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। तो भी 1/20 लगा तो कितना आया 20। भाई अगले वर्ष में तो ये साधारण ही होता है तो आ जाएगा 20। अब इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा
20 गुणा 1/20 1। तो इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। तो भी दर जो है, दर की हम फ्रैक्शन बनाएंगे। और भी जैसे अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब 2 बार समय, 2 बार गुणा होनी है। तो मैंने क्या 400 मान लिया। अगर यहाँ पर 3 साल होता तो क्या 3 बार गुणा होती, तो मैं इसे मान लेता 8000। तो इससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। तो भी अब कितना है आपके हिसाब से ब्याज? 20 20 40 और 1 41। 41 तो आया आपका ब्याज और 400 था आपका मूलधन। अब मुझे क्या दे रखा है, 1 साल के अंत में राशि इतनी होगी। इसका मतलब क्या आपके हिसाब से राशि कितनी होगी? 400 पे 41 का ब्याज लगा, तो भी आपके हिसाब से राशि होगी 441। और भाई सवाल के हिसाब से राशि कितनी होगी? 20,947.5। तो इस 0.5 को भी हटाओ, नीचे 10 लो। तो भी 1 बराबर कितना आएगा? तो पहले इसे काट लेंगे हम 7 से। तो भी 7 से काटो पहले, 7 छिंग 42, 7 या 21। तो भी 7 से काटा, 7 दूनी 14 69, 7 निम 63 64 आया, 7 निम 63 17 आया, 7 दूनी 14 7 पंजे 35। फिर एक बार 7 से काटेंगे तो भी कितना आएगा? 7 चौक 28, 7 दूनी 14 52 आए, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। तो भी देखेंगे 9 से कटेगा, देखते हैं काट के। 9 चौक 36 63 67, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। इसका मतलब 1 बराबर आया आपका 475/10 या फिर 1 बराबर आया आपका 47.5। इससे इतना आएगा। अब भाई आपको बताना है क्या, उसी धनराशि और पहले से 3 गुना ब्याज दर पर 4 सही पे इतने वर्ष हैं, तो भी ऐसा ही कितना आएगा आपका? तो भी मैंने कितना माना था प्रिंसिपल? 400। और भाई इस पे कितने? 3 गुना ब्याज दर पर। भाई ब्याज दर कितनी थी आपकी? 10%, तो 3 गुना हो गई आपकी 30%। अब भी इसके बाद क्या है, समय कितना है? 22/5 और बटे में क्या आएगा आपका? 100। भाई इतना आएगा, तो क्या करेंगे? 0 से 0 0 से 0। अब भी कितना आएगा? 5 छंग 30। तो क्या आया? 6 चौक 24 गुणा 22। अब ये है, और इसके बाद 1 की वैल्यू मेरे पास आई थी 47.5। तो 47.5 की ओर गुणा होगी आपकी। तो ये आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा बड़े वे में हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट में ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा नंबर देखें जिससे ऑप्शन कट सके और वो गुणा भी हो रही हो। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या देखा था ऐसा ऑप्शन? भाई 22 आया मेरा, तो 22 में 11 आना है, तो मैं सीधा 11 से काट दूंगा, नहीं तो आप इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।